Hello everyone. First of all, let me welcome you to this batch, Praval batch. My name is Rajat Jain. I have done BTech from NIT राउरकेला उड़ीसा और उसके बाद फिर मैंने वहीं से रेजोनेंस को ज्वाइन किया। 3 साल वहाँ पे पढ़ा है, काफ़ी सारे बैचेस वहाँ लिए, एडवांस के, मेंस के, बहुत सारे बच्चों से मिले, उनको सिखाया, खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना। और उसके बाद फिर आपके साथ यहाँ कंपटीशन में हम हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा, सेट्स अपना पहला चैप्टर रहेगा, है ना। ये स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल बातें जो मैं बताना चाहूँगा अपनी तरफ से कि हमें अब अपन एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो अगर स्टार्टिंग में कोई बता दे कि कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, हमें वहाँ से संभल के निकलना है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, कैसे हम इस जर्नी को अपना आसानी से पार करें, है ना। तो उसके लिए कुछ बातें हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे पढ़ना है, मेन चीज़ यही है कि भाई सिंपल सा है, आपको जो भी लेक्चर्स मिलेंगे, शायद आपकी क्लास 8 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो भी लेक्चर्स मिलेंगे, पहली चीज़ तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि देखो रिकॉर्डेड लेक्चर है तो फ़ायदे भी हैं और नुकसान थोड़े बहुत यहाँ पे ये है कि बच्चा ना उसको टाल देता है कि यार रिकॉर्डेड ही तो है, मैं आज नहीं तो कल देख लूँगा, जिससे उसकी बैकलॉग्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कोशिश पूरी करें, जब से मतलब अगर हम कर सकते हैं पूरी तरीके से, है ना, जी जान लगा के, तो उसी दिन का लेक्चर उसी दिन देखा जाए। और मैं तो ये कहूँगा जिस टाइम क्लास है उसी टाइम देख लिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आते हैं जो पुराने जो कोर्सेज हैं बाकी के हमारे चल रहे हैं, प्रथम वगैरह, प्रवीण वगैरह, उनमें क्या है कि बच्चे बैकलॉग्स हो जाते हैं काफ़ी सारे, और फिर वो उसको परेशान रहते हैं कि मेरे 30 क्लास के बैकलॉग हो गए, मेरे 15 क्लास के बैकलॉग हो गए। तो ये चीज़ हम यहाँ बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। हमें डेली का लेक्चर डेली का डेली ख़त्म करना है किसी भी सूरत पे। पहली चीज़ तो ये हो गई, लेक्चर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मतलब स्किप इन द सेंस ये नहीं कि 2 लेक्चर छोड़ दिए फिर तीसरे देखने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपने जो भी लेक्चर देखा, देखने के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, है ना। कभी कभी वो लेक्चर के एंड में मिल जाएगा, कोशिश तो पूरी यही रहेगी लेक्चर के एंड में ही आपको मिल जाए, और कभी कभी व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है कि होमवर्क मिला, अब होमवर्क किस तरीके से करना है, किस पैटर्न में करना है, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि होमवर्क ऐसे नहीं बैठे अपन, है ना, एक तरफ चिप्स कुरकुरे रख लिए और हम आराम से बैठे बैठे कर रहे हैं, इस तरीके से हमें काम नहीं करना है, ठीक है। अब कैसे करना है वो समझ लेते हैं, और ये जो अपन अगर अभी इस तरीके से होमवर्क करेंगे वो बाद में जाके किस तरीके से अपना फ़ायदा देगा वो भी हम जान लेते हैं। पहली चीज़ तो डेली लेक्चर्स देखने ही देखने हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है। उसके बाद में होमवर्क कैसे करना है, आप उसकी लेक्चर्स देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉज करके नोट भी करोगे, है ना। नोट करो, सेपरेट कॉपी बनाओ, ठीक है। होमवर्क के लिए सेपरेट कॉपी बनाओ, क्लियर है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो भी होमवर्क मिले वो किस तरीके से करना है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 रहेगी आपकी, तो उससे होमवर्क मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उसमें आज के लेक्चर के द्वारा, ठीक है, वो आपको दिए जाएंगे। अब उनको कैसे करना है वो सुनते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें टाइम लिमिट में रह के काम करना है, जिससे कि क्या होगा ना, आपके अंदर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जो मतलब चैलेंजिंग पावर है वो आएगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी वही चीज़ फील कर पाओगे। मतलब क्या कहने का, बच्चे अक्सर क्या बोलते हैं, सर मुझसे एग्ज़ाम में तो नहीं हुआ वो क्वेश्चन, लेकिन घर पे आके हो गया, क्योंकि घर पे आके बहुत ही वो रिलैक्स मोड में था और उसी मोड में वो होमवर्क करता है, ठीक है। उससे आदत उसकी यही बन गई और वही वो एग्ज़ाम में जाता था, लेकिन एग्ज़ाम में वो चीज़ मिली नहीं, वो माहौल मिला नहीं, जिससे कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब ये है, अगर वो आदत हम पहले ही अपने घर पे बना लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो वही माहौल है ना। तो अपन से वही सारी चीज़ें हैं, तो वही वातावरण है, तो ऑब्वियस ही बात है काम भी उसी हिसाब से हो ही जाएगा। पहली चीज़ तो जो भी क्वेश्चन है, जैसे 20 क्वेश्चन अगर होमवर्क मिले हैं तो आप उस हिसाब से टाइम लिमिट दीजिए, जो भी एग्ज़ाम में आपको मिलने वाला है, ठीक है, उसी के अंतर्गत करने का प्रयास कीजिए। अब कैसे करना है वो भी सुन लीजिए। अक्सर बच्चे ये गलतियां करते हैं कि मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा और उसी पे लगे पड़े, मतलब इन द सेंस हमने 20 मिनट 25 मिनट ख़राब कर दी उस क्वेश्चन पे कि नहीं इसको तो करके मानेंगे, क्योंकि इस पे हमारी ईगो प्यार है, क्योंकि हमें ये चीज़ तो बहुत अच्छी से आती है, हमने 11th में पढ़ी थी, 12th में रिवाइज करी थी, फिर आके पढ़ी थी, फिर क्यों नहीं हो रहा है हमसे, है ना। तो ये चीज़ ना तो यहाँ करना है घर पर, और ना ही अगर घर नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में भी नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसा एक एग्जाम्पल है मेरे पास, है ना, एक मेरा बच्चा जिसने जनवरी अटैम्प्ट में
वही एक क्वेश्चन करने में एग्ज़ाम में 20 से 22 मिनट ख़राब कर दिए। और वो अब आप सोच सकते हैं एग्ज़ाम में 20 से 22 मिनट का महत्व तो क्या है। हमें तो नंबर से मतलब है, सिलेक्शन किस बेस पे होगा, जितने क्वेश्चन करोगे उतने नंबर मिलेंगे। और वहाँ ये थोड़ी देख रहा है तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन किया है कि नहीं किया इस बंदे ने, है ना। पेपर में इजी, मॉडरेट, टफ सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हमें कौन से करने हैं वो हमें पता होना चाहिए। अब देखो ये आदत जब तुम घर बनाओगे तो सेम आदत तुम्हारी एग्जाम में भी जाएगी, और जिससे कि ऑब्वियसली बात है रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अल्टीमेटली हमें वही चाहिए, है ना। तो होमवर्क जैसे 20 क्वेश्चन है तो उनको कैसे करना है, तो वही सेम चीज़ तुम एग्जाम में भी करोगे। देखो टाइम लिमिट तुमने घर पे बना ली, वही एग्जाम में भी मिलती है। दूसरी चीज़, अब जो भी क्वेश्चन तुम्हें करने हैं ना, सबसे पहले पेपर को ना 3 राउंड में करना चाहिए, है ना। 3 राउंड में करने से क्या फ़ायदे होंगे, फ़ायदे ये हैं कि जैसे कि इस पेपर देखते मान लो पहला क्वेश्चन हो रहा है तो कर दो उसको, है ना। दूसरा हो रहा है कर दो, तीसरा हमें लग रहा है कि नहीं बाबा ये नहीं होने वाला, तो रोको, छोड़ो उसको। घर पे भी छोड़ने की आदत डालो, है ना। जब तक घर पे आप नहीं छोड़ोगे तब तक वहाँ पे भी छोड़ने की आदत आएगी नहीं। और फिर वही दिक्कतें होती हैं कि भाई मैंने इस पर 10 मिनट दे दिए, मैंने इस पर 15 मिनट दे दिए, और लास्ट में तो इजी क्वेश्चन पड़े थे वो मैंने छुए ही नहीं। और हर एक बच्चा उनको तो कर ही रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपके नंबर भी कम होंगे, रैंक भी डाउन होगी, ठीक है। तो क्या करना है, अब हमें स्कैन करना आना चाहिए पेपर को। अब 20 क्वेश्चन जो तुम घर पे कर रहे हो उसको भी स्कैन करना आना चाहिए। सबसे पहले आसान वाले देखते, अच्छा ये हो रहा है, पहला दूसरा हो गया, आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा नहीं हुआ, छोड़ा, ठीक है। अब साथ ही साथ छोड़ने हैं उस पर क्या करोगे, मार्क और करते जाओगे। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा का एक पैटर्न चला सकते हैं हम, है ना। अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान इस तरीके से करता था जिससे कि अपने को रिवाइज़ करने में भी मदद मिलती थी। देखो वही है, थोड़ा सिस्टमेटिक करोगे चीज़ों को तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आगे जाके जब रिवाइज़ करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। अल्फ़ा मतलब देखते ही हो गया, बीटा थोड़ा सा हेल्प लिया हमने, नोट्स का हेल्प लिया, है ना, या सर का हेल्प लिया, सॉल्यूशन देखा। गामा मतलब कुछ ही समझ में नहीं आया, ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन था, मॉडरेट और इजी, इस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हो। अब देखो जैसे 20 क्वेश्चन जो आप होमवर्क में कर रहे हो, तो पहला क्वेश्चन हो गया उस पर अल्फ़ा मार्क करके आगे बढ़ गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया अल्फ़ा मार्क करके आगे बढ़ गया, तीसरे में दिक्कत आई, लगता है कि हाँ यार पढ़ी तो, लेकिन इसमें एक जो पॉइंट है वो मेरे को छूट रहा है, अगर वो पता चल जाता तो मैं कर लेता, बीटा मार्क कर दो उसको, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है यार ये तो कुछ अलग ही आ गया, गामा मार्क कर दो उसको, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो 20 में से आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए, है ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन हो गए तो इससे अच्छा क्या है, 10 नहीं 7 हो तब भी चलेगा, है ना। तो ये चीज़ है। अब देखो जैसे ही 7 क्वेश्चन ये घर पे हुए, अगर ये एग्जाम में हुए तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। 7 चौक 28 नंबर आ गए आपके, समझ में आ रही है बात को। तो आपको ये तो लगेगा हाँ यार मेरा धीरे धीरे मैं सिलेक्शन के करीब चला जा रहा हूँ। अब फिर उसके बाद जब सेकंड राउंड में आओगे तब आप बोलोगे मैं अच्छी रैंक के करीब चला जा रहा हूँ, है ना, और अच्छा होगा तो और लगेगा और अच्छी रैंक के करीब चला जा रहा हूँ। तो ये प्रोसेस रहता है। तो फर्स्ट बार में अपन ने किया अल्फ़ा वाले सारे क्वेश्चन कर दिए इजी। सेकंड अटेम्प्ट में जब देखा तो बीटा वाले क्वेश्चंस को हमने ट्राई किया फिर से, है ना। जब टाइम बचा है, जो भी आपने टाइम सेट किया होगा ना 20 क्वेश्चन करने के लिए घर पे भी, है ना, टाइम बचा है तो बीटा वालों को टाइम दो बिना नोट्स खोले, है ना, ठीक है। और गामा वालों को फिर थर्ड राउंड में करो, और उसके बाद में फिर अपना जो भी है कि हाँ बीटा में मेरे को लगता है कि ये चीज़ है, और अल्फ़ा बीटा गामा अपने मार्क करने हैं, आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ मार्क करने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम इनको रिवाइज़ करोगे तो आपको दिख जाएगा अल्फ़ा वाले पे मेरे को टाइम ख़राब नहीं करना है, बीटा और गामा वाले पे टाइम ख़राब करना है, जिससे कि बड़ी आसानी से वहाँ पे टाइम देके और चीज़ें सीखी जा सकती है और उन चीज़ों को थोड़ा रिफ़्रेश किया जा सकता है, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हुई। समझ में आ गई। तो ये है अपना होमवर्क मिलना और होमवर्क को किस तरीके से करना, और ऐसे करना जैसे कि नेक्स्ट टाइम हम उसको रिवाइज़ ही कर पाएँ, और साथ ही साथ ये चीज़ अपन घर पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्ज़ाम में भी आदत बनेगी, तो वहाँ पे भी हमें फ़ायदा मिलने वाला ही है, ठीक है। हम पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, एग्ज़ाम भी दे दिया, है ना, तो बस सिलेक्शन हो गया, अब और क्या चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, है ना, जो भी डाउट लगता है वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, अपने रेस्पेक्टिव टीचर से। चलिए आगे चलते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सेट्स, ठीक है। देखें भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, सेट्स में। तो सबसे पहली चीज़ तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है वो लिख लेते हैं, है ना।
और उसके बाद में फिर इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो जान लेते हैं, और कितने टाइप के सेट्स होते हैं वो जान लेते हैं। तो थोड़ा स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे टर्म्स डिफाइन करने पड़ते हैं, उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चलने लगती हैं। देखें भाई, तो डेफिनेशन में सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट collection of distinct objects which can be identified with a rule। सही है, तो ये है ना डेफिनेशन। इसका मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें वर्ड आया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो भी सेट में एलिमेंट रहेगा, है ना, तो ऑब्जेक्ट रहे, मेंबर रहे, है ना, कुछ भी रहे, एलिमेंट बोल लो, तो वो जो भी है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट हो, पहली चीज़ तो ये हो गया, है ना। अगर कोई एलिमेंट 2 बार भी आ रहा है तो उसका मतलब ही वही है कि एक ही बार लिखना है, उसको 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोला कि विच कैन बी आइडेंटिफाई विद ए रूल, मतलब एक प्रॉपर रूल के द्वारा ही हम उसमें सेट्स में एलिमेंट रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो हमसे अगर बोला जाए फॉर एग्जांपल कि अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, है ना, तो अगर ये काम मुझे दिया जाएगा तो मैं भी उस सेट में जो एलिमेंट्स रखूँगा वो 1 2 3 4 5 यही एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। और आपको दिया जाए तो आप भी यही 5 एलिमेंट रखोगे, 1 2 3 4 5। इवन किसी को भी दिया जाए जिसको नेचुरल नंबर का ज्ञान है वो भी ये 5 एलिमेंट ही रखेगा। मतलब देख रहे हो किसी के रेस्पेक्ट में ये रूल चेंज नहीं हो रहे, है ना। कल जो भी ऑब्जेक्ट आनी है वो सेम वही है जो मेरे द्वारा आई, जो आपके द्वारा आई, जो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आई, ठीक है। तो ये तो है ना, सेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है जैसे कि क्लास में जो सबसे टॉलर लोग हैं उनका कलेक्शन बनाया जाए, है ना, उनको कलेक्शन के द्वारा सेट में रखा जाए, उनका नाम रखा जाए, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हर एक के रेस्पेक्ट में अगर किसी की हाइट 4 5 है, ठीक है, तो उसके लिए 5 वाला भी टॉलर है, और किसी की हाइट मान लो 6 है तो 5 के लिए 6 वाला भी टॉलर है, और 4 5 के लिए 5 वाला भी टॉलर है, समझ लो। तो यहाँ पे गड़बड़ है कि भाई 5 वाला 6 वाले को रखेगा और 4 5 वाला भी 5 वाले को रखेगा, है ना। तो वो तो देख रहा है अच्छा तुमने मुझे भी डॉलर में काउंट किया, तो वो तो हर एक के रेस्पेक्ट में चेंज होता चला जाएगा। अगर राम की हाइट 4 5 है तो उसके हिसाब से कलेक्शन कुछ और बनेगा, और श्याम की हाइट 5 है तो उसके हिसाब से कुछ कलेक्शन और बनेगा, है ना। तो ये चीज़ चेंज होती चली जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही जब अपन ये जब आता है टॉलर, ब्यूटीफुल, है ना, ये जब इस तरीके के वर्ड आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहती है, एम्बिग्यूटी रहती है कि भाई क्या हमें रखना है और क्या हमें नहीं रखना है, ठीक है। तो जब ऐसी बात आएगी तो हम उनको सेट में काउंट नहीं करते। क्लियर है ना। एकदम सिंपल सी बात है कि भाई किसी के हिसाब से चीज़ें चेंज नहीं हुई, रूल है ना, रूल तो सभी को मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि मेरे को मैं मानना हूँ तुम नहीं मान रहे हो, है ना, ये दादागिरी नहीं चलेगी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया, थोड़े एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, है ना। अब रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो इसमें क्या है, सबसे पहला 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। 2 तरीके से कौन कौन? एक होता है हमारा टेबुलर फॉर्म, है ना, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक और नाम होता है सेट बिल्डर का प्रॉपर्टी, ठीक है। और टेबुलर को एक रोस्टर फॉर्म से भी बोलते हैं, है ना, तो वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड, जो भी है, या इसी को हम ऐसे ही बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास, ये तो क्या टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड। सेकंड आता है सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड, लिख लो। या फिर सेट बिल्डर, ठीक है। तो ये 2 मेथड है। अब इनमें क्या होता है वो जान लेते हैं। देखो भाई, टेबुलर में ही सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि भाई वैसे तो ये सब चीज़ें जहाँ तक है मुझे आपको आती होंगी, फिर भी एक बार सारी चीज़ें बतानी है तो अपन कायदे से सब चीज़ें जान लेते हैं। डेफिनेशन वगैरह अपन स्किप कर सकते हैं क्योंकि अपन कोई बोर्ड का एग्जाम तो लिखने नहीं जा रहे हैं, है ना। और चीज़ें आपको एकदम माइंड में क्लियर कट इंस्टॉल हो जानी चाहिए, ठीक है।
भाई टेबुलर मेथड में अगर अपन बात करें तो दिख रहा है टेबल टाइप का, है ना, तो उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, करली ब्रेसेस में रहेंगे, ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट रहेंगे अपने पास, मान लो ए, कैपिटल ए है हमारा एक सेट, है ना, उसमें एलिमेंट मान लो लिख दिया 1 2 ए और जेड, ठीक है, और मान लो कुछ और लिख दिया, है ना, वाई लिख दिया। तो ये हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, सेट है ना, जिसमें अपने पास एलिमेंट देखेंगे तो 1 2 ए जेड वाई एलिमेंट दे रखे हैं, और ये हमारा टेबुलर फॉर्म में है। मतलब क्या हुआ, करली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट रखने हैं और हर एक एलिमेंट को हमें एक कॉमा के द्वारा सेपरेट करना है। तो यही हमारा होता है टेबुलर मेथड, है ना, और इसी को रोस्टर मेथड ही बोलते हैं। प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है या फिर सेट बिल्डर मेथड क्या होता है ना, दोनों ही चीज़ें एक ही बात है ना। अब इसको अगर समझना है तो ऐसा समझ लो कि मान लो कोई सेट हमने बी डिफाइन किया, एक प्रॉपर्टी के द्वारा इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, मतलब हमें सारे एलिमेंट ना लिख के एक प्रॉपर्टी लिख दी, है ना, और उस हिसाब से क्या लिखा कि यहाँ पे आया करली ब्रेसेस स्टार्ट किया एक्स, यहाँ पे तुम इस तरीके से ये सेमी कॉलन लगा सकते हो, या फिर कभी हम इसमें सेपरेटर भी लगा दे, दोनों का मतलब सेम ही है, आप दोनों चीज़ें देखोगे, ठीक है। तो एक्स सच दैट कैसे है, ठीक है, कि लिख दिया मान लो 3x + 4 = 0, ठीक है। ये हमारा एक सेट बिल्डर मेथड बना। प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी है कि भाई हम बी सेट में x की वैल्यू इस तरीके से लेंगे जहाँ पर 3x + 4 = 0 बने, है ना। तो अगर ये तो हमारा सेट बिल्डर मेथड है, प्रॉपर्टी मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। अगर मान लो इसको हम वापस से टेबुलर मेथड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं क्या, 3x + 4 = 0 मतलब x = -4/3, है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो कि कौन है, -4/3। तो ये हमारा किस फॉर्मेट हो गया, टेबुलर मेथड में, और ये हमारा कौन सा है, प्रॉपर्टी मेथड में। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को तुम कभी कभी ये सेमीकोलन ना देख के कुछ ऐसा भी देख सकते हो। मान लो एक सी सेट मैंने इस तरीके से डिफाइन किया कि 3x, ठीक है, सेपरेटर लगा दिए यहाँ पे, इस बार सेमीकोलन सेपरेट दोनों सेम चीज़ है। तो हम इस सेट में, सी सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट लेंगे कि 3x टाइप के, ठीक है, मतलब 3x टाइप के। अब x किससे संबंधित है वो हम यहाँ बताएंगे, उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मान लिया कुछ लिख दिया कितना अपने पास, x² - 4x + 3, ठीक है, = 0, ठीक है। अब आप क्या पढ़ोगे कि इस सेट में 3x एलिमेंट आएगा सच दैट कि भाई ये चीज़ 0 होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ 0 होनी चाहिए, मतलब x² - 4x + 3 = 0। तो देख सकते हो आप इसके फैक्टर करोगे तो x - 3 x - 1 आएगा, और x = 1 और x = 3 आ जाएगा। तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x की यहाँ से कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू 1 और 3, ये तो दिख गया होगा। आप चाहो तो अलग से इसको फैक्टराइज वगैरह कर सकते हो। x² माइनस ये = 0, तो ये बना x - 3, दूसरा आ गया x - 1 = 0, तो x = 1 और x = 3, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अब हमें 3x लिखना है, 3x लिखना है तो एक बार x की वैल्यू 1 लोगे तो वो बनेगा कितना, 3, एक बार x की वैल्यू 3 लोगे तो वो बनेगा कितना, 9। क्लियर है, तो 3,9 ये हमारा एक टेबुलर फॉर्म में बनेगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी समझ में आ गई कि हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि भाई हमें सेट में क्या एलिमेंट रखना है वो यहाँ बताएगा कि भाई 3x रखना है, 4x रखना है या x रखना है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा टेबुलर और टेबुलर रोस्टर या फिर प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड, जो भी बोले, ठीक है। ये हमारे दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना, टाइप्स ऑफ सेट। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट में हम एक एग्जांपल से सीधे सीधे हम बात, नाम में ही साफ साफ दिख रहा है यार फाइनाइट है, तो मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो काउंटेबल होंगे, है ना, कि हम उनको काउंट कर सकते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एलिमेंट हैं हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी सेट मान लो ए हमने लिख दिया जिसमें 1 2 3 और 7, A, है ना। तो ये है हमारे पास 1 2 3 7 A, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि हम सारे एलिमेंट जो है वो इसमें काउंट कर सकते हैं। कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो फाइनाइट सेट बोला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो इनफाइनाइट सेट बता सकते हो, ठीक है। चलो एक बार ये लिख लो, है ना, फिर अपन इसको रफ करके आगे इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट फाइनाइट हो गया, है ना। अब अपन आते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो नाम में दिख रहा है कि यार इसमें एलिमेंट जो होंगे ना वो इनफाइनाइट होंगे और बीच तक अपन उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर अपने एक सेट डिफाइन करें कि मान लो ए एक सेट है सच दैट, ठीक है, प्रॉपर्टी से अपन डिफाइन कर लेते हैं इसको। एक्स इज सच दैट कि एक्स इक्वल टू 1/n, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। इस बात का मतलब समझ गए कि जो n है वो कैपिटल N है। कैपिटल N बोले तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो स्मॉल n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स लेनी है। और x की जो वैल्यू हमें तो इस सेट में x रखना है ना, तो x की वैल्यू क्या है कि 1/n टाइप से आएगी। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता चला जाता है, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें लिखनी है तो 1/n टाइप में आएगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जनरली, है ना, ऐसा कुछ लिखित में आपको दिया नहीं गया है कि हमें स्टार्टिंग हमेशा छोटे एलिमेंट से करनी है। अगर हम वैल्यू वाइज देखें, अगर मान लो तुम भी देखोगे 1 2 3 4 को अगर सेट के अंदर लिखने को कोई बोलेगा तो तुम भी यही लिखोगे 1, 2, 3, 4, है ना। ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि 4 पहले नहीं आ सकता, लेकिन हाँ वो एक साइन कन्वेंशन टाइप का बन चुका है, तो हम उसी से करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सेट बिल्डर, सॉरी हाँ ये तो हमारा हो गया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। प्रॉपर्टी से हमने लिख दी है यहाँ पे। अब अगर अपन इसको टेबुलर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इसके अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ये तो इनफाइनाइट सेट वाली कैटेगरी में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़, हमें सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है और सबसे बाद में सबसे बड़ा लिखना है। तो बड़ा तो तब आएगा जब नीचे वाली वैल्यू सबसे कम होगी, है ना, और जो कौन है 1, तो सबसे बड़ा तो 1 आ जाएगा। तो लास्ट एलिमेंट तो ये बनेगा, और उससे पहले अपने पास आते चले जाएंगे 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, है ना। तो स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव भी होगी। अब कौन होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर जो इनफाइनाइट है, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो बड़ी वैल्यू रखोगे, अब वो कहाँ देखोगे तो वो भी फाइनाइट भी जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो पॉजिटिव से होगी, नेगेटिव तो आ नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया सेकंड। थर्ड पे आ जाते हैं नल सेट। नल सेट या फिर मान लो इसको ऐसे भी दिखाते हो वॉइड सेट, ठीक है, या फिर एम्प्टी सेट, है ना, कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो। तो सीधा सीधा मतलब है एम्प्टी सेट, नल सेट, है ना, या वॉइड सेट, कि भाई उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। नाम में ही साफ साफ क्लियर हो रहा है कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे करली ब्रेसेस लगाया अपन ने, है ना, तो उसके अंदर कोई भी ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, मतलब ये है एक सेट। मान लो हमने कोई एक सेट डिफाइन किया ए, है ना, तो ये हमारा नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई कोई एलिमेंट नहीं तो इसके अंदर क्या फाई रख दे, नहीं, है ना। ये सीधे हम इसको डिनोट कर देते हैं कि भाई फाई से, वैसे कोई लिखित में यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, रूल नहीं है, लेकिन हाँ कि बहुत सारी बुक्स में आपको देखेगा कि फाई सीधे सीधे उसको अपन बोल देते हैं कि नल सेट को रिप्रेजेंट करता है ना। और कहीं अगर एग्जाम में लिखा आएगा तो हालांकि वो बोलेगा कि फाई क्या है, ठीक है। तो ये नल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। और ये नल सेट नहीं है, ध्यान रहे, है ना, नोट करके आप लिख भी सकते हो कि ये वाला जो है, अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है क्या ये नल सेट है, नहीं, ये बिल्कुल भी नल सेट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो एक एलिमेंट है ना यार, फाई एक एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये नल सेट नहीं होगा। नल सेट तो ये है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, और इसको हम इस तरीके से भी दिखा देते हैं कि फाई सीधे, ठीक है। तो ये हो गया नल सेट। आगे चलते हैं सिंगलटन।
सिंगलटन सेट में अगर अपन देखें तो बहुत ही बेसिक चीज़ें, नाम से ही एकदम क्लियर हो रहा है कि यार उसमें एक ही एलिमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, है ना। तो कुछ ज़्यादा बताने की बात ही नहीं है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट हमने इस तरीके से डिफाइन किया x या 5x सच दैट कि 2x + 1 = 0 है ना। तो ये सिंगलटन सेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और रोस्टर फॉर्म में बताना है तो -5/2 आ जाएगा। क्लियर है। x की वैल्यू -1/2, -1/2 रखोगे तो -5/2 एक एलिमेंट इसमें आएगा, सिंगलटन एलिमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना आता है कार्डिनल नंबर, है ना, कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है नाम सुनने में कि बहुत ही भारी चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। कार्डिनल नंबर क्या है? किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर, मतलब उसके अंदर जो उपस्थित एलिमेंट हैं, है ना, वो काउंट कर लोगे तो कार्डिनल नंबर आ जाएगा, है ना। तो लिख लो इसमें, इज डिनोटेड बाई n ऑफ a, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, ये हमारा कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमने एक सेट ले लिया, ए सेट हमने लिया है जिसमें एलिमेंट है हमारे पास कौन कौन, 1 2 a z और y, ये एलिमेंट है। तो अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितना आएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, और यही इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा, है ना, CN शॉर्ट में 5 आ जाएगा कार्डिनल नंबर। क्लियर। तो ये चीज़ है ना, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, है ना। टर्मिनोलॉजी जानना ज़रूरी है, तो हमने सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, आप इसको पॉज करो और नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट अपन लेते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, है ना। तो इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है ना, सिंपल सी बात है कि इक्वल है और एक दूसरा वर्ड होता है इक्विवेलेंट, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इक्वल मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, जो एक सेट ए में उपस्थित एलिमेंट है वो सारे के सारे अगर बी में है तो वो इक्वल सेट है, दोनों के दोनों। ठीक है, और इक्विवेलेंट में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट ए में उपस्थित है वही सेम बी में हो। अगर बी ए में मान लो 1 2 3 4 उपस्थित हैं और बी में जो है वो ABCD उपस्थित है, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि भाई इक्वल सेट हम उनको तब बोलेंगे जब उसमें सारे के सारे एलिमेंट समान हो। अब जब सब एलिमेंट समान है तो हमें आगे से ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, क्योंकि भाई जब एलिमेंट्स ही सेम है तो जो एलिमेंट ABCD ए सेट में आया वही एलिमेंट ABCD बी सेट में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो सेम ही होंगे। क्लियर है। और इक्विवेलेंट में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब कार्डिनल नंबर अगर किसी दो सेट का सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट बोले जाएंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप इसमें इक्वल सेट में कि ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट मस्ट बी प्रेजेंट इन बी सेट, है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो ए में एलिमेंट उपस्थित है वो सारे के सारे बी में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वल सेट का एग्जांपल दें, है ना, तो वैसे तो बहुत ही ऑब्वियस से एग्जांपल हो जाएगा अगर अपन टेबुलर फॉर्म में दे देते हैं, है ना, लेकिन एक को टेबुलर में एक को रोस्टर में लिख देते हैं, सॉरी एक को टेबुलर में एक को सेट बिल्डर में लिख देते हैं। तो ए में मान लो कुछ एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं 4,1 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 4,1 हमारे पास एलिमेंट आए। ठीक है, और एक सेट हमने बी डिफाइन किया कुछ इस तरीके से x सच दैट, ठीक है, x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। क्लियर है। तो एक सेट तो ये हो गया हमारा, ऑब्वियसली बात है ये टेबुलर फॉर्म है जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 4। तो हम एक काम करते हैं, जैसा हमने बोला था कि पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, तो 1,4 लिख देते हैं। सही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो इसको जब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यही बनेगा, है ना। कैसे? इसके फैक्टर करोगे x-4 इंटू x-1 आएगा इक्वल टू 0, तो x = 4 या फिर x = 1। सही है ना।
तो जो भी एलिमेंट आएंगे वो 2 एलिमेंट ये आएंगे, है ना। तो ये दोनों सेट एक एग्जैक्टली सेम सेट है ना। एक हालांकि सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक रोस्टर फॉर्म में, लेकिन उससे मतलब नहीं है, सेट तो सेम ही है। क्लियर है। तो ये दोनों इक्वल सेट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है भाई। इक्विवेलेंट सेट में अगर अपन देखें तो उसमें सिंपल सा जैसे बताया था, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, उसमें एलिमेंट सेम होने से कोई आवश्यकता नहीं, मतलब एलिमेंट सेम होनी हो वो कोई ज़रूरी नहीं है, बस कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मान लो लिख सकते हैं आप इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, है ना। जैसे कि मान लो अपने पास फॉर एग्जांपल एक सेट हमने ए डिफाइन किया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, सही है। एक बी सेट हमने डिफाइन कर दिया जिसमें एलिमेंट हमारे पास ए एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई इसमें अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट भी 4 है, दोनों बराबर हैं, दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर है ना। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी सेट, तो भाई ये दोनों इक्विवेलेंट सेट बोले ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, हमें मज़े की बात क्या है कि अब इन दोनों में अगर अपन देखें तो क्या रिलेशन निकल के आता है कि कोई भी इक्वल सेट है ना, उसको तो हम इक्विवेलेंट सेट बोल ही सकते हैं, है ना। अगर कोई भी 2 इक्वल सेट हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट तो होंगे ही होंगे, लेकिन कोई भी 2 अगर इक्विवेलेंट सेट हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल सेट भी हों, ठीक है। तो आगे नोट करके लिख सकते हो, नोट करके लिख सकते हो, एवरी इक्वल सेट, है ना, एवरी इक्वल सेट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो जो भी अपने पास इक्वल सेट रहेगा वो इक्विवेलेंट तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। क्लियर है, तो आप इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखें भाई अगला, अब इसमें हम थोड़ी सी बात करें। अभी तो हमने कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट रखे सेट में, तो वही सिर्फ बहुत सारे डिस्क्रीट एलिमेंट्स उस सेट में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस सेट के बारे में, या फिर तुम उसको ऐसे बोल सकते हो कि इंटरवल के फॉर्म में, है ना। जैसा हम अपना आंसर जब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, है ना, तो उस दौरान हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंटरवल्स की, कि भाई जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ना तो वहाँ पे एक ऐसा नहीं है कुछ डिस्क्रीट वैल्यू आंसर में आए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक इंटरवल में आंसर मिलने वाला है, तो वो चीज़ भी जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि इस तरीके से अपन देखते हैं। तो कॉन्टीन्यूस सेट बोल दो या फिर इसको तुम इंटरवल बोल दो, ठीक है। कंटिन्यूस सेट या फिर इसको तुम इंटरवल बोल सकते हो। अब इसको हम कैसे देखेंगे ज़रा देखें। तो इंटरवल्स में एक ये रहता है अपने पास ए से बी, है ना, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में मतलब ये अपना जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, दोनों तरफ वो आएगा। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पहली चीज़ तो ए से बी तक के बीच में सारी वैल्यू को हमें उस इंटरवल में इंक्लूड करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो बाउंड्री वैल्यूज़ है ए और बी, उनको भी शामिल करना ही करना है। ये सीधा सीधा मतलब हो गया क्लोज इंटरवल का, अगर दोनों तरफ हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है, स्मॉल ब्रैकेट भी रहता है। तो उसमें अगर अपन देखें तो ऐसा कर लो आप ए कॉमा बी, है ना, तो ये होता है हमारा ओपन इंटरवल, है ना, ये हमारा क्या रहता है ओपन इंटरवल। अब इसमें सीधा सीधा मतलब है कि ए से बी के बीच में जितनी वैल्यू सारी लेनी है, लेकिन हमें ए और बी आंसर में शामिल नहीं करना है ना, ठीक है। बाकी अपन देख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग क्लोज से की और एंडिंग हमने ओपन से कर दी, है ना, तो तब भी जाके ये इस तरीके का आंसर भी आपको मिल सकता है ना, या फिर इस तरीके का आंसर भी आपको मिल सकता है। ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि भाई क्लोज ओपन, ओपन क्लोज। क्लियर है, फिर से बताते हैं कि भाई अगर मान लो अगर देखें तो ये हमारा कंटिन्यूस इंटरवल है ना, तो मतलब कंटिन्यूस सेट है, तो हमें ए से बी के बीच में जो भी वैल्यू आने वाली है वो सारी की सारी वैल्यू हमें इंक्लूड करनी ही करनी है अपने आंसर में, ठीक है। अगर क्लोज इंटरवल है तो बाउंड्री वैल्यूज जो उनको भी शामिल करना होगा,
ठीक है, और ओपन इंटरवल है तो बाउंड्री वैल्यूज़ को छोड़ना होगा। और यहाँ पे हम ए शामिल कर सकते हैं, बी नहीं कर सकते, यहाँ पे ए नहीं कर सकते, बी को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन देखें, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अगर हमने ए से बी लिखा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई ए छोटा होगा बी से, क्लियर है। तो ये कोई आगे आके बताएगा नहीं आपको कि भाई ए जो है वो इस तरफ लिखना है या फिर इस तरफ लिखना है, ये आपको खुद ही समझना होगा। अगर लिख दिया किसने कि आंसर इसका 2 से 3 है ना, तो ऑब्वियसली मतलब 2 नंबर लाइन पे पहले आता है फिर 3 आता है ना, तो ऐसे ए से बी है तो ए पहले फिर बी बाद में आएगा। अच्छा, अब मान लो मैं अगर इससे आने वाले जो आंसर है ना उसको मान लो कैपिटल ए सेट से डिफाइन करूँ, इससे आने वाले को कैपिटल बी से, इससे आने वाले को कैपिटल सी से और इससे आने वाले कैपिटल डी से डिफाइन करें, तो हम एक नंबर लाइन के थ्रू इसके आंसर को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ए से बी में मान लो अगर कैपिटल ए का आंसर चाहिए तो नंबर लाइन पे ए से बी के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यू लेनी है ना। और दूसरा बाउंड्री वैल्यूज़ को भी हमें अपने इस आंसर में इन्वॉल्व कराना है, तो वहाँ पे आप यहाँ डार्क सर्कल कर दिया करो। ठीक है, ये चीज़ अभी से ही आदत में लेके आ जाओ, जब अपन रैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ों को बताएंगे बार बार, जिससे कि गलती होने के चांसेस कम से कम रहे। बोलने में बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी आंसर हमारा जब छूटता है ना तब फिर हमें इसकी महत्व पता चलता है कि यार कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो ये तो हमारा ए वाले को डिनोट कर देगा। दूसरा बी में अगर अपन देखें तो ओपन लेकिन बीच की वैल्यू तो हमें लेनी है, तो बी ये आ जाएगा, है ना। अब जैसे कि ओपन है तो ओपन कर दिए यहाँ पे हॉलो सर्कल से, है ना। ठीक है, और क्लोज इंटरवल है तो हमने वो डार्क सर्कल से दिखा दिया। ठीक है, तो सी में देखोगे तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग हमें करनी है इन्वॉल्व कराते हुए। ठीक है, और डी में देखोगे तो यहाँ ओपन और यहाँ पे क्लोज। ठीक है भाई, ये छोटी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी, इसका अपन आगे चल के बहुत इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, चलिए ये तो हो गया इंटरवल्स के बारे में। आगे चलते हैं, तो हमने सेट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लिया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, सबसेट क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, है ना। सुपर सेट क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, और प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो भी जानेंगे। ठीक है, चलिए फिर सबसेट और सुपर सेट, ठीक है, और प्रॉपर सबसेट, ये 3 चीज़ें हैं और बहुत ही सिंपल सी 3 चीज़ें हैं, और जो भी हमें यहाँ पे बारीक डिफरेंस है वो समझना है। देखो सबसेट तो सीधी सी समझ में आ रहा है, सब मतलब कि कोई भी अगर सेट है तो उससे छोटा अगर हम उसी में से बना पाएँ तो वो हमारा सबसेट कहलाएगा। वैसे कि आप हालांकि जानते तो हो गई। और सुपर सेट क्या है, जैसे कि मान लो ए सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं और हमने उससे सबसेट बनाया कोई एक 1, 2 को लेके, तो ऑब्वियस ही बात है कि दूसरा जो सेट हमने बनाया वो उसका सबसेट है। ठीक है, तो जिससे वो बना वो उसका क्या, कोई ना कोई रिलेशन तो उसमें भी होगा, तो वो उसका सुपर सेट होता है। प्रॉपर सबसेट पे भी अभी आएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने कोई एक सेट लिखा, है ना, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है कुछ ऐसे 1 2 3 और 7, ठीक है, 9, मान लो कुछ ऐसे एलिमेंट हमने लिख दिए। ठीक है, 1 2 3 और मान लो एक और ले लिया 5। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट हमने ए सेट में लिखे। एक सेट और बी हमने ले लिया जिसमें एलिमेंट हमने कुछ लिख दिए 2 3 5। ठीक है, बी सेट में एलिमेंट ले लिया अपन ने 2 3 5। एक सी सेट और लिख दिया, ठीक है, जिसमें हमने लिखा कुछ x सच दैट, है ना, x इज लेस देन, ठीक है, ऐसे लिख दो, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 एंड x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है भाई, x इज लेस देन इक्वल टू 5 और x इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, एक चीज़ और, अब आपको समझ में आ गई, प्राइम नंबर है तो वो नेगेटिव तो जाएगा नहीं, है ना। तो दोनों चीज़ों के बाद हमें मानते हुए हम ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे कि भाई 5 से छोटा है बराबर हमें प्राइम नंबर लेने हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर हम देखें तो 1 से स्टार्ट, 1 तो कोई प्राइम होता नहीं, 2 होता है और वो 5 से छोटा भी है तो 2 आ जाएगा, है ना। 3 होता है, वो 5 से छोटा भी है तो 3 आ जाएगा, है ना।
और 5 भी होता है और वो 5 से छोटा और इक्वल भी है तो वो 2 3 5 इस सी सेट में एलिमेंट आए। सही है, इसको समझते हैं अपन, है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें एक हमारे पास बी सेट है ना, तो अब इनमें देख लेते हैं क्या रिलेशन है, जैसे कि ये तीनों चीज़ें अपने पास एक्सप्लेन हो पाएँ। तो हम लिख सकते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सही है कि भाई जो बी है वो ए का सबसेट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप अगर देखें तो जो बी में एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में उपस्थित एलिमेंट में से ही हमने वो एलिमेंट सेलेक्ट करके बनाया। ठीक है, 2 3 5 बी में है तो ए में भी है। ठीक है, तो हम अच्छा ये जो सिंबल है सबसेट वाला सिंबल रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, जैसे हम लिखते हैं ना x इज़ लेस देन y, तो x y से छोटा है ना, तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है, परंतु यहाँ उस लेस देन वाला सिंबल नहीं u है ना, तो आप उसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि b जो है वो a से छोटा होगा। ठीक है, तो आएगा कहाँ से, वो आएगा a से ही, तो b इज़ अ सबसेट ऑफ a। क्लियर है। अच्छा, तो अब बात आती है कि अगर B जो है वो A का सबसेट है तो A क्या है B का, है ना, तो A B का सुपर सेट है, सिंपल, है ना। तो ये दो टर्म अपने पास समझ में आने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ A, सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई B जो है वो सबसेट ऑफ A है, तो A क्या है, सुपर सेट ऑफ B। समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई, आगे चलते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि भाई अब बात आती है प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर मतलब एकदम प्रॉपर सबसेट, है ना, कहीं पे भी ये गुंजाइश ना हो कि वो इसके बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो आप देखेंगे ज़रा ध्यान से, तो 2 3 5 जो भी एलिमेंट इसमें है वो ए से ही आया है, और ऐसा नहीं है कि भाई इसके बराबर है। ठीक है ना, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है ना, तो बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसेट ऑफ ए, ये बात समझ में आ गई, है ना। तो ये है कि मतलब कहीं पे भी जाके इक्वल ना हो पाए, है ना। प्रॉपर में अगर हमसे कोई पूछे कि इस सेट के प्रॉपर सबसेट काउंट करो, तो हम टोटल सबसेट में से एक हटा देते हैं। एक वो कौन, वो स्वयं, क्योंकि हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, ये बात सुनी होगी आपने, है ना। तो हर एक सेट, मान लो अगर मैं इसी के सबसेट बनाऊँ, तो जितने भी सबसेट बनेंगे उसको तो हम बाद में आएंगे कितने सबसेट बनते हैं, और जितने भी सबसेट बनेंगे उनमें से अगर कोई प्रॉपर पूछता तो बस इसी को हटाना होगा, है ना। तो इसी को हमें हटा देना है, तो बस हमारे पास आ जाएंगे टोटल सबसेट जो आएंगे। टोटल प्रॉपर सबसेट बोलोगे तो उसमें टोटल -1 कर देना है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 3 5 वो इसका प्रॉपर सबसेट है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेनी बात ही नहीं है ना। तो बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये हो गया प्रॉपर सबसेट, समझ में आ गया। सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, ये भी समझ में आ गया, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे ए बी सी हमने 3 सेट डिफाइन कर रखे हैं, तो इनमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो एक तो हो गया बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। अगर मान लो हम लिख सकते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, क्या ये चीज़ लिखना सही रहेगा, बिल्कुल, है ना, ये भी सही है। क्यों भाई, ये क्यों सही है, क्योंकि B इज़ अ सबसेट ऑफ C, बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। तो अगर मान लो मुझे इसका सबसेट बनाना है C का, ठीक है, तो C का जो सबसेट बनेगा वो खुद भी तो एक सबसेट होता है, और खुद कौन, B, सही है ना। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं B इज़ अ सबसेट ऑफ C, ये भी चीज़ सही है। C इज़ अ सबसेट ऑफ B, क्या ये भी लिख देना सही है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों आपस में, और जब भी कभी मान लो अगर कोई ऐसा लिख के देता है कि B इज़ अ सबसेट ऑफ C और C इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ B, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से सीधे सीधे कि B और C जो है वो बराबर होंगे, B और C जो है वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे। क्लियर है। तीसरा अगर अपन देखें, हम यहाँ क्या ये लिख सकते हैं कि C, अब देखो B और C तो बराबर है, तो C जब B A का सबसेट है तो C भी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लिख सकते कि A जो है वो सबसेट ऑफ B या फिर C, ये गलत है ना। क्लियर है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से ये समझ में आ गई कि अगर कहीं पे भी ये लिखा है कि ये भी है और ये भी है, तो हम बेधड़क बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में बराबर होंगे, तभी जाके ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज नहीं तो फिर यहाँ पे भी लगाने लगते हैं, है ना। B सबसेट है A का, तो क्या A भी B का सबसेट हो जाएगा, नहीं, ये तो तब होता जब A और B बराबर होते। लेकिन ऐसा है क्या
नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक आपको सबसेट वगैरह के बारे में बातें समझ में आ गई है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे अपन चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर आएंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखें भाई, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बारे में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसमें पहला तो हम जो फॉर्मूला बनाते हैं वो आता कहाँ से है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हमें उठाना पड़ता है ना, या फिर बाइनोमियल और परमुटेशन सबकी थोड़ी थोड़ी मदद लगती है, वहाँ से फॉर्मूला ड्राइव होता है। ठीक है, अगर मान लो याद है हमें, तो इसमें बस याद ही रखना है फॉर्मूला, उससे काम चल जाएगा, है ना। और समझने के लिहाज से अगर देखें तो पी एंड सी यहाँ पे थोड़ी सी लगती है। चलो अपन कोशिश करते हैं, और नहीं समझ में आए तो कोई नहीं, अभी के लिए इसको छोड़ सकते हो, जब चैप्टर आएगा तो खुद पे खुद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखें भाई कैसे करेंगे, है ना। तो अब कैलकुलेशन हो रही है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक सेट है ना, ए। ठीक है, कोई एक सेट है ए, जिसमें अपने पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं A1 A2 एंड सो ऑन AN। ठीक है, ये एलिमेंट दे रखे AN, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने हो जाएंगे n। सही है। अब हमें मान लो इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट काउंट करने हैं, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, ज़रा समझते हो, है ना। कोई भी सबसेट अगर आप बनाओगे, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के पास में दो ऑप्शन होंगे, दो चॉइस होंगी कि वो एलिमेंट लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो जाता है। अब जैसा अपन PNC में बोलते हैं कि यार जो जब तक काम ख़त्म नहीं होता तब तक मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है, ऐसे ही हमें तो इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई अगर मैं कोई सबसेट बनाऊंगा तो क्या ये एलिमेंट उस सबसेट में आएगा या नहीं आएगा। सीधा सीधा आप एकदम नेचुरल थॉट के साथ सोच सकते हो कि यही दो बातें होंगी, है ना, कि कोई भी अगर एलिमेंट उठाऊंगा तो वो अपने सबसेट में मुझे रखना है या नहीं रखना है ना। तो पहले वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो वो कितना हो जाएगा 2, दो ऑप्शन। दूसरे वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में देखो तो उसके लिए दो ऑप्शन है, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो एट लास्ट ये कितना बनेगा 2 की पावर n। सही है, मतलब n टाइम्स आएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर n हो जाएगा। ये हमारे होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n ये बन के आ जाएगा। ये तो PNC से एक तरीका हो गया। दूसरा, ये अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो PNC जब समझोगे तब उसमें अपने आप खुद पे खुद ये समझ में आ जाएगा, तब तक तो बहुत बार आ भी चुका होगा। ठीक है, तो एक तो हमने एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इस तरीके से देख लिया कि भाई एक एलिमेंट में दो ऑप्शन आए नहीं आए, तो 2 की पावर n। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे अपन जब सबसेट बनाने जाएंगे तो अपन पहली चीज़ ये भी सोच सकते हैं कि यार जब सबसेट बनाऊंगा तो पहला तो ये चीज़ होता है कि हाँ, जो नल सेट है ना, फाई है ना, वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। ये बात भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमने हो सकता है कोई भी एलिमेंट ना लें, है ना, तो जो भी सेट बन के आएगा वो भी तो एक सबसेट होगा उसका। ठीक है, तो अपने पास अगर अपन देखें तो 2C0 सॉरी, देखो कॉम्बिनेशन हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे यहाँ पे, है ना, कि भाई अगर हम बात करें कोई भी एलिमेंट बिना लिए हमने सबसेट बना दिया, है ना, तो NC0 प्लस, या फिर जब भी हम या बोल रहे हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे, या फिर क्या कर सकते हैं एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाए तो NC1, या फिर कितना NC2, दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाए, क्योंकि टोटल n एलिमेंट है अपने पास में, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा तो NCn। और अगर आपने बाइनोमियल में पढ़ा होगा तो इस सीरीज़ का जो सम होता है वो 2 की पावर n आता है ना। अब इतना डिटेल में तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये आता है, और इसको भी फिलहाल के लिए तो मान लो, है ना, और बाद में जब आएगा तब अपन खुद से खुद इसको बड़ी आसानी से याद रखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको समझ में आ गया 2 की पावर n। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोई बोलता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, कोई पूछे, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट,
ठीक है, अभी अभी बताया था, वो कितना हो जाएगा, सिंपल 2 की पावर n -1 किस लिए, उस खुद के लिए, है ना। जो भी एक सेट है अपने पास, मान लो ए सेट है, इसमें एलिमेंट a1 से लेके an तक एलिमेंट है, अगर इसी के लिए बात करें तो हमें वो -1 करना पड़ेगा उस एलिमेंट के, उस सेट के लिए प्रॉपर। समझ में आ गया। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताएगा 2 की पावर n -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखने हैं, एक तो ये 2 की पावर n वाला और एक ये, सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कि कोई एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं जिसमें हम ये जान लेते हैं कि भाई उसमें अगर अपन सबसेट बनाएंगे, है ना, तो कितने सारे सबसेट बन के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी एक सेट लिया जिसमें हमारे पास एलिमेंट है कुछ a, b और c। ठीक है, ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं a, b, c, है ना। अब इसका अगर अपन सबसेट बनाने जाएं तो कितने सबसेट बनेंगे और कैसे सबसेट बनेंगे ज़रा बना के देख सकते हैं। आप चाहें तो खुद से बना के ट्राई करें पॉज करके, और मैं आगे चलता हूँ। तो देखो, जब भी हम सबसेट बनाने जाएंगे तो फिर वही सारी चीज़ें सोचेंगे कि भाई कोई भी एलिमेंट ना लेके मैं सबसेट बना दूँ तो वो कौन हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है 5, है ना, एम्प्टी सेट, है ना। तो ये लिख दो, या फिर तुम इसको सीधे सीधे 5 से लिख सकते हो, मतलब इस पूरी की जगह 5 लिख सकते हो। दूसरा, फिर तुम क्या सोचोगे कि यार कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, सबसेट है, हाँ 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ये मानना है हमें। ठीक है, तो अब एक एक एलिमेंट लेके बनाओगे तो भाई एक एलिमेंट, अब सोचोगे कौन सा एक एलिमेंट, जैसे कि हमने यहाँ लिखा ना NC1, तो यहाँ पे n की जगह 3, 3C1, 3 में से कौन सा एलिमेंट लेंगे, तो उसके 3 ऑप्शन बनेंगे। 3C1 की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, तो ABC में से A ले लो, या फिर तुम B ले लो, या फिर C ले लो। ठीक है, ये सब अभी तक इसके सबसेट है। टोटल अभी तक 4 आ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो अब 2-2 एलिमेंट को लेके सबसेट बनाया जाए, है ना। तो 2-2 एलिमेंट को लेके अगर सबसेट बनाएंगे तो कौन कौन से 2 आएंगे, तो वही 3C2, है ना। 3C2 की वैल्यू फिर से 3 हो जाएगी। तो या तो हम AB को एक साथ लें, या फिर क्या कर सकते हैं हम BC को एक साथ लें, या फिर AC को एक साथ लिया जाए। समझ में आ गई बात। तो 2-2 एलिमेंट को लेके इतने सारे सबसेट बन सकते हैं, है ना। आगे 3-3 एलिमेंट को अगर लेके सबसेट बनाने हैं तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि एक ये खुद पे खुद चलाएगा, है ना, जिसमें ये तीनों एलिमेंट उपस्थित होंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो एक एक एलिमेंट लेके ये, 2-2 के लेके ये, 3 लेके वो स्वयं हो जाएगा, और ये अपना। तो फॉर्मूले से अगर देखोगे तो वो भी 2 की पावर 3, मतलब 8 आंसर आना चाहिए। और 8 वो कौन से सबसेट बनेंगे वो हम यहाँ से देख लेते हैं, जो कि हमने ये वाला मेथड बताया था कि कोई भी एलिमेंट ना लिए हमने सबसेट बनाया तो एक आया, NC0 की वैल्यू भी 1 ही होती है। ठीक है, NC1 से यहाँ पे 3 आया तो ये 3 आ गया, NC2 3C2 से यहाँ पे 3 आया तो ये 3, और ये तो टोटल यहाँ पे भी टोटल 8 सबसेट आपको दिख रहे होंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबसेट के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत। चलिए फिर इसको जल्दी से नोट कर लिया, आगे चलते हैं। देखें भाई, आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट पावर सबसेट, सॉरी पावर सेट के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, पावर सब सेट में क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना। उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, पावर सेट में बोला जाता है कि जितने भी कोई भी सेट लिया उसके जितने भी सबसेट है, फॉर एग्जांपल हमने एक सेट ये लिया, है ना, इसके जितने भी सबसेट ये बने हैं 8, इन सबको एक सेट में रख के जो भी सेट बने वो पावर सेट है ना। पावर सेट भी एक सेट ही है। ठीक है, तो लिख लो इसमें द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, all the subset of a set is called power subset. Sorry, power set, and it is denoted by बहुत ही सिंपल सा है, पावर सेट ऑफ ए, ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे
जैसा बताया कि जो भी सेट है उसके जितने भी सबसेट है उन सब सबसेट को उठा के एक सेट के अंदर रखो। रखने के बाद जो एक सेट बने वही पावर सेट है। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो आप, इतने सारे इसके सबसेट बने हैं, है ना। तो अगर इन्हीं में हम पावर सेट बनाना चाहें तो हम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए जो बनेगा उसमें एलिमेंट। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लो हमें पहले इसी को थोड़ा सा प्रॉपर्टी तरीके से डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल एक्स सच दैट कैपिटल एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इससे क्या मतलब हुआ जरा समझते। वहाँ पे जब अपन प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड में लिखते थे वहाँ पे x जो था वो एक एलिमेंट था। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो एक सेट है, कैपिटल से लिखा हुआ है ना। तो वो सेट है और वो सब सेट जो है वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। तो हम उसी के पावर सेट को इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी सबसेट ए के बने उन्हीं को एक सेट में रखा और वही हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी के पावर सेट बनाना चाहें, ठीक है, जिससे कि ए का वैल्यू दे रखा है कितना, a, b, c, है ना। तो पावर सेट ऑफ ए बनाएंगे तो कुछ नहीं, सिंपल ये आ जाएगा। इसकी जगह तुम 5 लिख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया सेम, फिर b आ गया, ठीक है, फिर c आ गया, ठीक है, फिर a, b आ गया, सही है, फिर b, c आ गया और फिर c, a या फिर a, c जो भी लिखते हैं। ठीक है, एक ये आ गया सबसेट और लास्ट में बचा a, b, c। ठीक है, तो जितने भी सबसेट बने हैं, है ना, उन सब को एक सेट में रखा हमने और रखने के बाद में जो एक सेट आया वही हमारा पावर सेट बोला जाएगा। क्लियर, सिंपल सा। ठीक है, अच्छा, अगर कोई पूछे कि पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, है ना, ठीक है, एलिमेंट कितने होंगे, तो ऑब्वियस ये बात है जितने भी उसके सबसेट बनेंगे उतने ही एलिमेंट बनेंगे, 2 की पावर n, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम देखें पावर सेट ऑफ a तो वो कितना बन जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है ना, ये तो जनरल मैंने लिखा है। ठीक है, अगर n एलिमेंट है तो, है ना, अगर a के अंदर n एलिमेंट है तो ये बनेगा। और मान लो यही वाला एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो उसमें आप सब देख ही रहे हैं कि 8 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो 8 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये सीधी सीधी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, है ना। तो अपन ने पावर सेट जान लिया, ये सब जान लिया। चलो थोड़ा सा इसको पॉज करो, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लो। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट में एक और टर्म यूनिवर्सल सेट, है ना, और फिर हम कैपेबल हैं कि भाई आगे वेन डायग्राम में चल सकते हैं। देखें भाई, यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, है ना। यूनिवर्सल सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि नाम से क्लियर हो रहा है कि जो भी सेट्स के बारे में बातें चल रही है ना, उन सभी सेट्स को कंटेन करने वाला जो भी एक सेट बनेगा, है ना, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो देखो लिख लेते थोड़ा सा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में अगर अपन देखें तो जो भी बातें चल रही हैं कि भाई ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, तो ये जहाँ से भी है इन सबको अगर अपन देखें, है ना, इन सबको कंसीडर करें तो जो भी एक सुपर सेट बनेगा इन सभी सेट्स का, है ना, तो वो यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा, है ना। तुम इसको डिनोट वगैरह करना चाहो तो कभी कभी इस तरीके से कैपिटल यू टाइप से या फिर कैपिटल एस टाइप से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, इसमें अगर अपन देखें तो लिख लेते हैं थोड़ा सा कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है, कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट इज़ अ सुपर सेट, ठीक है, इज़ अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, जो भी बातें हैं, जितने भी सेट्स के बारे में बातें चल रही हैं, है ना, उन सब का जो सुपर सेट होगा वो हम यूनिवर्सल सेट से डिफाइन करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो ये तो सारी चीज़ें होंगी। अब अगर वेन डायग्राम में आसानी से चल सकते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में अगर अपन देखें तो बहुत ही
इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेन डायग्राम, क्योंकि अगर आपने आज समझ लिया कि किस तरीके से काम होता है तो 2-3 चैप्टर बड़े आसानी से आपके निकलेंगे। मतलब चैप्टर्स में प्रोबेबिलिटी जैसे बात करें तो वहाँ पे वेन डायग्राम पे बेस बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, तुम उसको आसानी से कर सकते हो अगर आज ये समझ में आ गया। दूसरा एक और होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग MR, आपने जो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए पर्टिकुलरली वो चैप्टर रहता है, उसमें भी जो स्टेटमेंट हैं वो हम सेट से कनेक्ट करके सारी की सारी जो सेट्स की थ्योरी है वो सब उसमें भी कवर हो जाती है ना। तो अगर हम सेट को स्टेटमेंट से रिप्लेस करें या स्टेटमेंट को सेट से रिप्लेस करें तो MR में भी वेन डायग्राम की थ्योरी एप्लीकेबल है। बहुत सारे क्वेश्चन जो अपन ट्रूथ टेबल के जरिए ना करते हुए वेन डायग्राम से करते हैं और बड़ी आसानी से होते भी हैं, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेन डायग्राम का किस तरीके से यूज़ होगा, है ना। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, एक हमने ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में ये एक सेट बना लिया जिसको हमने यूनिवर्सल सेट नाम दे दिया, है ना। अब जो भी बातें होंगी वो इसके अंदर से ही होंगी, है ना। तो अपने पास में यहाँ पे कोई भी मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया A, है ना, एक सर्कल से एक सेट डिफाइन करना है और एक सेट डिफाइन कर दिया B, ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये हमारा वेन डायग्राम का कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर 2 सेट है तो ये आ गया, 3 सेट है तो एक और लेके आ जाएंगे, है ना, 4 है तो उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है वेन डायग्राम बनाना, और आपको पूछा भी नहीं है कभी भी 3 से ऊपर, ना तो 3 स्टेटमेंट से ज़्यादा का क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग में, और ना ही 3 से सेट से ज़्यादा की चीज़ें होंगी, और अगर होंगी भी तो वो वेन डायग्राम की मदद से नहीं हो जाएंगे, कोई और तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। चलो ये है। अब इसमें अगर अपन देखें तो कुछ एलिमेंट्स वगैरह अगर देखें तो A, B और मान लो ये C, D और ये E है, और यहाँ कुछ F और G है, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स हमने दे दिए, सही है। तो A के अंदर अगर अपन देखें तो A सेट में क्या क्या एलिमेंट आ रहे होंगे वो अगर हम यहाँ से देख सकते हैं, A में सिर्फ और सिर्फ A, B और E आ रहे हैं, ठीक है। जो भी A के सर्कल के अंदर आ रहा है, A के रीजन के अंदर आ रहा है वो A, B, E आ रहा होगा, है ना। और B में अगर तुम देखोगे तो वो कौन कौन है, C आ रहा है, D आ रहा है, E आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, है ना, जो अपन देख सकते हैं, है ना। और आगे चल के समझेंगे भाई FG क्या है ना। ये तो चलो हो गया। अब बात करते हैं ऑपरेशंस, है ना। अगर कोई 2 सेट दे रखे हैं तो उन पे क्या क्या ऑपरेशन एप्लीकेबल होंगे। जैसे अगर ऑपरेशन की बात करते हैं ना, ऐसे ही अपना जो अलजेब्रा में मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशन ही तो होते थे, है ना। कोई भी 2 नंबर्स के बीच में क्या ऑपरेशन आ रहा है ना, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद भी वही नंबर ही आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अपने पास सेट्स के बीच में भी ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, है ना। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, ये 2 ऑपरेशन अपने रहते हैं, ठीक है। अभी से ही हम यहाँ पे बता देते हैं कि भाई यूनियन का मतलब, फिर से ध्यान से सुन लेना, यूनियन या हिंदी में और इंग्लिश में प्लस, ठीक है, ये सब चीज़ें सेम ही है, ठीक है। क्या मतलब हुआ ज़रा समझते हैं। एक आएगा यूनियन प्लस या और, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम है। यूनियन आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, प्लस मैथमेटिक्स में देखते ही हैं, और जब PNC हम पढ़ाएंगे तो बोलते हैं ना कि या ऐसा केस ऐड होता है, तो वहाँ पे या का मतलब ये प्लस से मतलब होता है, और तो इंग्लिश में ही। इधर देखोगे तो इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, और एंड, और हिंदी में देखोगे तो वो और, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न यहीं से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। एंड, मल्टीप्लिकेशन, एंड और, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे 2 सेट्स के बीच में हमें करने हैं। तो यूनियन आएगा पहले, फिर आएगा इंटरसेक्शन, देखें, ठीक है। अब वेन डायग्राम को हम अगर लेके आ ही चुके हैं तो फिर हम वेन डायग्राम से भी सारी चीज़ें बताते चलेंगे कि भाई कि ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन का रीज़न है, ठीक है। देखें, तो यूनियन, ठीक है, यूनियन तो सिंपल ऐसे यू से दिखा देते हैं अपन, है ना। कोई भी 2 सेट है हमारे पास A एंड B, ठीक है। मान लो A में एलिमेंट है कुछ 1 2 3 4, ठीक है। B में एलिमेंट है कुछ अपने पास 2 5 7 मान लो, ठीक है। तो हमसे अगर कोई बोला जाए कि A यूनियन B क्या आएगा, है ना। जैसे कि अगर अपन से पूछा, जैसे मैंने बताया यूनियन मतलब प्लस, है ना। तो कोई पूछता है हमसे कि 2 + 3 कितना आएगा, तो 5 आएगा।
है ना, दो नंबर्स के बीच में ये ऑपरेशन है प्लस का, तो आया जो रिजल्टेंट वो भी नंबर ही आया, है ना। तो ऐसे ही जब हम दो सेट्स को बीच में ऑपरेशन रख रहे हैं कौन सा, यूनियन वाला, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सेट ही आएगा, है ना, वो भी एक सेट ही आएगा। तो वो क्या होगा जरा देखें, वो कैसे आएगा वो समझ लेते हैं अपन। यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, और यहाँ 2 5 7 है। तो पहली चीज़ तो ये कि दोनों को मिला के, है ना, ऐसा समझ लो कि जो भी एलिमेंट ए में है बी में है सारे के सारे इसमें रखने ही रखने हैं, बस जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो हमें हटा देना है ना। ये हमने पहले ही बताया सेट में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं, तो जैसे कि अगर देखोगे तो इनमें कॉमन एलिमेंट देखा तो 2 आ रहा है ना, तो 2 को 2 बार नहीं एक ही बार लिखा जाएगा, समझ में आ गई बात, है ना। तो जो भी कॉमन है वो एक ही बार हमें लिखना है। तो 1 2 3 4 5 7, ठीक है, टोटल 4 और 3 7 होता है। देखो 3 और 3 6 आ रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने 2 को जो है वो 2 बार नहीं सिर्फ और सिर्फ एक बार में लिखा, समझ में आ गया। तो अब जब हमने बोला कि ए और बी दो सेट का यूनियन किया तो एक नया सेट हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अगर इसको हमें वेन डायग्राम से देखना है तो वेन डायग्राम से ऐसे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे एक सेट ए है एक सेट बी है ना, और ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन है, 2 है, इसमें बाकी के एलिमेंट 1 3 4 और हैं, तो वो हमने सिर्फ और सिर्फ ए में जो एलिमेंट है वो भी लिख दिए और 2 भी आ गया, तो टोटल 1 2 3 4 एलिमेंट आ गए। ऐसे 2 5 7 है तो 5 7 जो है वो यहाँ पे लिख दिए, क्लियर है। तो ए यूनियन बी करोगे तो ए यूनियन बी का जो रीज़न बनता है वो ये सीधा सीधा कि यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर करना होगा आपको, समझ में आ गया, सही है। तो ये ए यूनियन बी को दर्शाते हैं, क्लियर है। चलिए अगला इंटरसेक्शन, ठीक है भाई, अगला क्या आ गया, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है वो समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन में कुछ नहीं, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है ना वो हमारा आंसर में आएगा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन को तुम ऐसे दिखाओगे उल्टे यू से, है ना, ये इस तरीके से, ठीक है, फ्लिप हो गया, क्लियर है। तो फिर से अगर मान लो यही एग्जांपल ले लें, यही एलिमेंट हमने ले लिए, ए एलिमेंट 1 2 3 4 ये ही है, और बी सेट में एलिमेंट है हमारे पास 2 5 7, है ना। तो जो इनका वेन डायग्राम, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी जो बनेगा उसमें भी एक एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो एलिमेंट कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ 2। बोलो ये बात समझ में आ गई, है ना। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और अपन आगे इसमें बढ़ेंगे भी तो और मज़ा आएगा, ठीक है। अगर वेन डायग्राम से दिखाना है तो ये दिखा सकते हो आप कि ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन आएगा, और जहाँ पर आ कौन रहा है, 2, समझ में आ गया। तो ये वाला रीजन रहेगा ग्रीन वाला, ठीक है, बाकी का और कुछ नहीं रहेगा ए इंटरसेक्शन बी में। कॉमन पोर्शन आना चाहिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो इंटरसेक्शन के बारे में बात होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। देखो भाई अब इसमें सीधे सीधे अपन काम की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि जैसे कि इसको तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए के ऊपर इस तरीके से सी, तो हिसाब से आप देख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, मतलब ए के सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी के एलिमेंट आपको लेने होंगे इस सेट के अंदर। अब बाकी कौन आएंगे, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से उठाने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे या फिर ये इस तरीके से लिख सकते हो ए बार या फिर ए डैश, या ये 3 तरीके से आपको दिख जाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको हमें ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लेने हैं। जैसे कि अगर अपन इसको वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमारे पास मान लो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, उसके अंदर कोई भी एक सेट हमारे पास है ए, है ना। और ए कॉम्प्लीमेंट अगर बोलता है तो ए के अंदर जो भी एलिमेंट हैं, है ना, ए के अंदर वाले जो रीजन है उसको छोड़ के बाकी के रीजन में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको हमें उठाना है, तो ये आ जाएगा सेडेड रीजन। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन आपको शो करेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो आप इसको पॉज करके नोट करें, है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, इंटरसेक्शन यूनियन सब हो गया। आगे चलते हैं अपन डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, है ना, और डिफरेंस देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत चीज़ें और जानेंगे। डिसजॉइंट सेट क्या होता है ना। देखें
और हर एक को वेन डायग्राम से भी लिंक करते चलें कि भाई कौन सा रीज़न ये दिखा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखो ये ऐसे तो मैं दिखेगा कि डिफरेंस है तो इस तरीके से डिनोट किया जाएगा a माइनस बी। मान लो कोई दो सेट हमारे पास है a और b, तो a माइनस बी लिखा होगा। ठीक है, या फिर मतलब b माइनस ए लिख कर दिख जाएगा, है ना। तो ये हमारा वही है कि डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि a माइनस बी, b माइनस ए। अब देखो होता क्या है वो हम यहाँ समझ लेते हैं कि a माइनस बी या b माइनस ए दोनों चीज़ें अलग अलग है, दोनों ही सेट अलग अलग है। मतलब या तो इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंटेशन रहता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब a माइनस बी और b माइनस ए के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, किस तरीके से ये चीज़ें चलेंगी वो हम जान लेते हैं। सीधा सीधा बात है, अगर a में से b को घटाना है ना, तो a में से b को घटाने का जो एलिमेंट बचेंगे वो एलिमेंट ये रहेंगे, a के एलिमेंट रहेंगे, उनमें से वो एलिमेंट हमें हटाने होंगे a में से जो कि b के साथ भी कॉमन है ना। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझना चाहें तो देखो ऐसे समझ लो कि हमारे पास में एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, a है और ये मान लो b है। ठीक है, और तुम इसको डिफाइन भी कर लो। फॉर एग्जांपल हमारे पास a सेट डिफाइन कर लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, है ना, और b सेट डिफाइन कर लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 a b। ठीक है, तो इसके अंदर कितना है 1 2 3 4, ये तो कॉमन एलिमेंट है दोनों में, तो हमने वो कॉमन रीजन में रख दिया इंटरसेक्शन वाले में। बाकी का कंप्लीट करने को 3 4 यहाँ आ गया और a एंड b यहाँ पे आ गया। समझ में आ गई, ये बना। अब यहाँ से अगर अपन कोई बोले कि भाई a माइनस बी बताओ, ठीक है, तो a माइनस बी बताओगे मतलब a में से वो एलिमेंट हटाने जो कि b के साथ कॉमन है, मतलब ये वाले एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा 3 and 4। सही है, आपको बस ये ध्यान देना है कि हमें a में से, अब a माइनस बी है तो b को हटाना है, तो b जब हटेगा तो अपने साथ जो कॉमन एलिमेंट है वो लेके चला जाएगा, 3 और 4 बचेगा, सिंपल। और मान लो अगर कोई b माइनस ए कैलकुलेट करने को बोलता है, ठीक है, तो b माइनस ए में क्या होगा, b के एलिमेंट तो रखने हैं लेकिन उनमें से वो एलिमेंट हटाने हैं जो कि a के साथ कॉमन है, या हम सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b हटा देना है। तो a इंटरसेक्शन b तो 1 और 2 है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बनेगा 3 and 4, सॉरी b माइनस ए कर रहे हैं ना, तो b में से हटाओगे तो a and b। ठीक है, ये दो एलिमेंट बचेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। वेन डायग्राम के थ्रू अगर देखोगे तो a माइनस बी और b माइनस ए को कौन रिप्रेजेंट करता है ये देख लो। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर a माइनस बी देखा हमने और ये कोई भी हमने कोई जनरल सेट ले रखा है, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो a में से b को हटा देना है। ठीक है, तो a में से जब b को हटाओगे तो इतना वाला पोर्शन चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा। दूसरी तरफ अगर हम b माइनस ए के बारे में बात करें, ठीक है, तो b माइनस ए के बारे में देखोगे तो b ये हो गया, a ये हो गया। सही है, तो b में से हमें a को हटा देना है ना, तो b में से a को हटा दोगे तो कॉमन वाला पोर्शन हटा दोगे, सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न जो है वो इससे बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई होगी। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट की कहानी है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट डिसजॉइंट, बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट्स के बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक और देख लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है वो भी जान लेते हैं। देखें अगला पॉइंट, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है कि अच्छा उसको किस तरीके से दिखाते हैं वो देख लो। ठीक है, इज डिनोटेड बाय a डेल्टा b। ठीक है, ये हमारा दिखाने का तरीका है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे अपने पास वेन डायग्राम में एक a सेट हो गया, दूसरा मेरे पास b सेट हो गया, है ना। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सीधा सीधा मतलब है कि या तो वो सिर्फ और सिर्फ a से आएगा एलिमेंट या फिर b से आएगा, है ना। जैसे हमने या बोला तो मतलब या मतलब यूनियन होता है। ठीक है, तो या तो सिर्फ a से आएगा, तो ये वाला बात होगी ओनली फ्रॉम a,
या फिर सिर्फ और सिर्फ बी से आएगा, तो ये वाली बात होगी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी जो बताएगा, या तो हम बोलें कि ए में से बी को हटा दिया, ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया, यूनियन बी में से ए को हटा दिया, बोलो यही तो हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है वो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा वेन डायग्राम के थ्रू। और अगर आपको इस तरीके से देखना है यूनियन के फॉर्म में, तो वो ये दिख जाएगा कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। समझ में आ गई? तो हमने ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन या मतलब यूनियन, है ना, सीधा सीधा। तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का टर्म है। अब देखो एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, ए सेट डिफाइन कर लिया, बी डिफाइन कर लिया, तो ए माइनस बी कैलकुलेट कर सकते हो, बी माइनस ए कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों का यूनियन ले सकते हो, तो वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे ही बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालोगे तो वो भी सेम चीज़ ही बनेगी, है ना, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी लिखोगे तो वो भी सेम ही आने वाला है ना, तो कुछ अलग तो नहीं आएगा। अगला नेक्स्ट देख लो, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या है? बहुत ही सिंपल सा है कि भाई कुछ भी कॉमन ना हो, दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब इंटरसेक्शन जो है वो 5 आना चाहिए, है ना। तो फॉर एग्जांपल अपने पास अगर वेन डायग्राम से समझना चाहे तो एक सेट हमारे पास ये अलग पड़ा है, एक सेट हमारे पास ये अलग पड़ा है, ठीक है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, तो हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट है। दिस इम्प्लाइज के ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 आना चाहिए, सीधा सीधा सिद्धांत है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी तरफ ये हो गया, अगर मान लो कोई बोलता है कि सबसेट जो हमने बात करी थी, सबसेट ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए वगैरह वगैरह, तो उसका भी तो कोई वेन डायग्राम बनेगा, है ना। उसका क्या बनेगा वो देख लेते हैं। अपने पास अगर हम देखें वेन डायग्राम ऑफ, मान लो ये लिखा मैंने बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ये आ गया यू, उसके बाद हमारे पास एक ए सबसेट ए सेट है ना, ए के अंदर से ही बी आ रहा है। समझ रहे हो आप बात को? सबसेट जो होता है वो ए के एलिमेंट्स को ही, कुछ एलिमेंट्स को लेके हम बी बनाते हैं, नहीं बनाते? तो बी जो है वो ए का सबसेट है ना, तो जो भी बी होगा वो इसी के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। तो बी का जो सर्कल है या बी का जो रीजन है वो भी ए के अंदर से आएगा, है ना। तो ये हमारा बन जाता है सबसेट का वेन डायग्राम, ठीक है। ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो आपके पास कभी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी कि यार ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी में आपको यूज़ हो, लेकिन अभी जान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप ये समझोगे कि यार ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है कि भाई कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसा थोड़ी होगा नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन ना हो तो वो 0 हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, मैक्सिमम भी तो कुछ होगी। अब मैक्सिमम क्या हो सकती है वो यहाँ से देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, ज़रा उसको समझते हैं। अपने पास दो सेट है ना, थोड़ा यहाँ पे अपने पास दो सेट हैं ए और बी। पहले ये डिसजॉइंट हुआ करते थे, कुछ भी कॉमन नहीं हुआ करता था। फिर हमने क्या किया, कुछ ऐसा किया, एक सेट में कुछ परिवर्तन किया और करने के बाद देखो मिनिमम तो डिसजॉइंट है 0 आ गया, करने के बाद एक एलिमेंट हमने कॉमन बनाया, तो मान लो वो एक एलिमेंट यहाँ आ गया या इतना सा रीजन वहाँ पे बन गया, ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ा सा और ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है वो बना, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन कुछ और आया। अब अपन मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चल रहे हैं ना, तो कैसे चलेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अब इस एरिया को जैसे से ये एरिया की ओवरलैपिंग वैल्यू है, रीजन है, वो बढ़ेगा, उस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। तो हमने क्या किया, और एलिमेंट चेंज किए, है ना, किसी सेट के अंदर, और फिर हमने इंटरसेक्शन पोर्शन और बढ़ाया, ठीक है। इस तरीके से बढ़ाते गए एक दिन ऐसा आया, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा ये सर्कल जो है वो इसी के अंदर ही आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तुम ऐसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा किसके, जो भी बी और ए में से मिनिमम
नंबर ऑफ एलिमेंट वाला सेट होगा उसके, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा इसके मिनिमम किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, है ना, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। समझ में आ गया। तो अगर मान लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बड़ा वाला छोटे के अंदर आ जाएगा, है ना, ऑब्वियसली वाला जो छोटा वाला सेट होगा वही बड़े वाले के अंदर आएगा, है ना। तो जो भी बी में से और ए में से जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, उसी के बराबर ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, मिनिमम 0, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम उसके बराबर होगी जिसमें जिन दो सेट की लेंथ कम होगी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे, है ना, ये चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब है, सबसेट अगर बनता है तो उसका क्या मतलब है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं अपनी। चलिए फिर आगे चलते हैं, इसको आप पॉज करके नोट करो। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये सारे हमने टर्म डिफाइन कर दिए और उसके रेस्पेक्ट में जो भी वेन डायग्राम बनेगा, है ना, उसमें जो रीज़न बनेगा वो भी हमने दिखा दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे, है ना, देखें, जिसमें आपको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा कि क्या उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगा अगर उन सबको हम एक वेन डायग्राम के थ्रू दिखाएं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन देखो, इसमें हम 4 सेट बनाएंगे, है ना। तो ए सेट डिफाइन करेगा सेट ऑफ मदर्स, ठीक है। बी सेट डिफाइन करा लेते हैं, ठीक है, सेट ऑफ लेडीज, और सी ले लेते हैं हम सेट ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, और डी हमने ले लिया सेट ऑफ फादर्स। क्लियर है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाना है वेन डायग्राम का, है ना। तो ए बी सी डी चारों को हम सर्कल के थ्रू दिखाएंगे और किस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे वो हमें बनाना है, ठीक है। तो आप चाहो तो पॉज करो और इसको ट्राई करो, ठीक है, और मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास मदर का, बी लेडीज़ डॉक्टर्स और डी फादर का सेट है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई जितनी भी मदर्स होंगी वो तो लेडीज़ के अंदर से ही आई होंगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो ए सेट आएगा वो बी का सबसेट होगा। इस बात में बोलो मुझे को कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं पे भी, है ना। तो एकदम मैं ए और बी को तो समझ गया कि भाई क्या होने वाला है कि लेडीज़ का सेट बड़ा होगा, है ना, ठीक है, और उनमें से सारी तो मदर्स नहीं होंगी, कुछ मदर होंगी, ठीक है। तो मान लो ये मेरा ए सेट आ गया, ठीक है। तो ए और बी तो बड़े आराम से मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। अब बात आती है कि सी और डी के बारे में। अब देखो, सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डॉक्टर्स के सेट को, है ना, मतलब सेट ऑफ डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, डॉक्टर्स तो कोई भी बन सकता है ना, कोई भी बोले तो वो ऐसा भी हो सकता है कि लेडीज़ ही हो, सिंपल, मदर ना हो वो भी डॉक्टर हो सकती है, मदर भी हो, लेडीज़ तो होगी फिर, और वो डॉक्टर बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल है ना। और ऐसा भी पॉसिबल है कि फादर जो है वो भी डॉक्टर हो, है ना। तो एक बात तो तय आ गई, चलो ए और बी तो इस तरीके से बन गया। अब जो डी सेट होगा वो कहीं हमारा मान लो इस तरफ है, ठीक है, कहीं डी सेट जो है हमारा इस तरफ आ गया, ठीक है। तो इनका इनसे तो कोई कनेक्शन होना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि सी सेट हम किस तरीके से दें। तो बहुत ही सिंपल है कि हमें ऐसे भी लोग लेने होंगे जो मदर हैं, ठीक है, और डॉक्टर भी हो, है ना, क्योंकि हम तो पूरा एकदम जनरल केस के बारे में बात करेंगे ना। ऐसा तो कुछ हमें बता नहीं लगा कि अगर वो माँ है तो वो डॉक्टर नहीं हो सकती वगैरह वगैरह, और फादर तो डॉक्टर हो ही सकते हैं। तो कुछ फादर डॉक्टर भी होंगे, है ना, कुछ मदर्स भी डॉक्टर होंगी और कुछ मदर ना होते हुए भी डॉक्टर होंगी। तो ये जो सी है वो हमारा इस तरीके से बनेगा। तो ये इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी इस तरीके से बनना चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, अपने पास समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अगला हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। 2 सेट अगर लेते हैं तो उससे क्या क्या रिजल्ट बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 3 सेट अगर अपन लेते हैं
तो उससे क्या क्या रिजल्ट बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे अपन। क्लियर है? तो पहला अगर अपन देखें, दो सेट हमारे पास है, तो हमने वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये हमारे पास है ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब देखो जैसा कि हमने तुम्हें पहले बताया था, ये अब यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, इसको इस ए और बी ने दो जो सेट आए हैं, इन्होंने इसको 4 पार्ट में बांटा है। अब वो 4 पार्ट कैसे कैसे होंगे वो देख लो आप, यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे। एक तो ये सिर्फ और सिर्फ ए वाला, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट होंगे, ठीक है। एक ये जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और एक ये वाला पोर्शन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट होंगे, और ये वो वाला पोर्शन है ना जिसमें ए का एलिमेंट है और ना ही बी का एलिमेंट है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या किया, इनको नया नाम दे दिया। एक मान लो इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 1, इसको बोल दिया नंबर 2, इसको बोल दिया नंबर 3 और इसको बोल दिया नंबर 4, ठीक है। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ना तो कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये बता रहा है कि नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो कि ए से कनेक्टेड होंगे, केवल और केवल, है ना। और नंबर 2 में ये बता रहा है कि ए और बी से दोनों कनेक्टेड, जो कॉमन एलिमेंट है वो बताएगा। और नंबर सी में जो है वो, सॉरी 3 में जो है वो ये वाले सिर्फ और सिर्फ बी वाले, और 4th में कोई भी नहीं, किसी से भी नहीं होगा, ए से ना बी से, ठीक है। तो ये एक तरीके से रीज़न को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसा कि अगर अपन देखें यहाँ पे, पहले तो अपन लिख लेते हैं कि भाई ए यूनियन बी वगैरह जो हम बात करके आए हैं पीछे, है ना। तो ए यूनियन बी में क्या क्या बातें होंगी, तो ए यूनियन बी में हमने बताया था कि ये पूरा का पूरा होना चाहिए, एटलीस्ट एक सेट से तो एलिमेंट आए, है ना, या तो ए से या फिर बी से। तो ये वाला पूरा रीज़न आता है उसमें, तो ये हम लिख देंगे कितना, 1 + 2 + 3, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या हो जाएगा, है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, कौन सा, दूसरा नंबर वाला, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा वाला। आगे और हमारे पास क्या है, ना तो ए से आए ना ही बी से आए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ना तो एलिमेंट ए से होना चाहिए और हिंदी वाला, है ना, और ना ही बी से होना चाहिए। तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला कौन है यहाँ पे, 4 नंबर, ठीक है। ये वही तो रीज़न है जो अपना ना तो ए से आए ना बी से आए। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार, ऐसे कैसे भी दिखा दो आप, ठीक है, या फिर ए डैश। इन सब के लिए देखोगे तो उसमें कौन कौन से रीज़न आ जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी वो चलेगा। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को हटा दोगे तो 3 और 4 बचता है ना। तो इसके अंदर कौन आ जाएगा अपने पास, 3 आएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। समझ में आ गए? ऐसे ही अगर मान लो आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 2 और 3 को हटा के बाकी का कौन बचता है, 1 और 4, हाँ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अपना जो भी हमने ऑपरेशंस पढ़े थे कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ये सब क्या क्या है ना, कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते करते, तो वो तो ये बन गया। अब हम एक और चीज़ लिख लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमें जो 1 से डिनोट करने वाला रीज़न है ना, उसको हम इंटरसेक्शन और यूनियन की किस फॉर्म में लिखेंगे, है ना, अगर वो लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे ज़रा देखें। जैसे 1 को अगर देखें तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ए से आएगा, केवल ए से, है ना, एक ही सेट से, वो भी सिर्फ और सिर्फ ए से आएगा, बी से नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, क्या एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, ए से होना चाहिए, और कहाँ से नहीं होना चाहिए, बी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी को तुम ऐसे भी दिखा सकते हो कि a माइनस बी, है ना, a माइनस बी, ये दो सेट का डिफरेंस भी तो यही रिप्रेजेंट करता है भाई कि a के एलिमेंट लो और a में से वो एलिमेंट हटा दो जो कि दोनों के साथ कॉमन हो, है ना, तो a माइनस बी फिर भी वही आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बोलो ये भी बात सही है कि a में से हमने जो कॉमन एलिमेंट है वही हटा दिए, ठीक है। इस बात का भी इनडायरेक्ट मतलब यही होता है, हम इसी तरीके से पढ़ते हैं इसको। एक तो ये हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा भी लेता है कि a, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश b, ठीक है। बैकवर्ड स्लैश, ये तुम्हें ये वाला नोटेशन बहुत ही रेयर मिलेगा, है ना, बहुत ही कम मिलेगा, है ना। ये गलती नहीं करनी है कि हमें ऐसा कुछ भी मर्जी पड़े लगा दिया, है ना। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब और होता है, वो आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ोगे। बैकवर्ड का यहाँ पे ये है कि भाई ए में से ए तो होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, तो ए में से बी को हटा दो, ठीक है।
ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे अगर मान लो दो को देखना चाहोगे तो दो में क्या है कि ए से भी एलिमेंट आए और बी से भी एलिमेंट आए, तो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तीसरा अगर अपन देखें तो तीसरे में भी ये सेम कहानी है कि ए से एलिमेंट ना आए, ठीक है। तीसरे में क्या है, ए से एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होना चाहिए, बी से एलिमेंट होना चाहिए। तो ए से नहीं आए और बी से आए तो ए नॉट एंड इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। अब इसी को तुम इस तरीके से और भी तरीके से लिख सकते हो, तो सेम है 1 और 3 की कहानी। लास्ट 4th वाले में तो वैसे हम लिख ही चुके हैं यहाँ पे कि ए से एलिमेंट नहीं आना चाहिए एंड ना ही बी से एलिमेंट आना चाहिए, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास कुछ हमने जब अपन ने 2 सेट लिए तो उसने पूरे यूनिवर्सल सेट को 4 पार्ट में बांटा और 4 पार्ट में कुछ इस तरीके से बांटा, तो उनका क्या मतलब है वो भी हमने लिख लिया इंटरसेक्शन यूनियन की फॉर्म में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपन इससे एक फॉर्मूला जो बनाएंगे वो लिख लेते हैं। देखें भाई, देखें तो एक फॉर्मूला रिजल्ट जो बन के आता है, रिजल्ट 1 ए यूनियन बी में क्या आएगा, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या आएगा। तो अगर आप देखो तो ए यूनियन बी में क्या आ रहा है अभी 1 2 3, ये सारे रीजंस को कवर कर रहे हैं, है ना। तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, अगर मान लो कोई ए के लिए बात करेगा, है ना, तो मान लो मैंने लिख दिया ए के लिए, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा 1 + 2, है ना, ये दोनों रीज़न आएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट के लिए बात करेगा तो उसमें 2 + 3, ये दोनों रीज़न आएंगे, है ना। तो जब मैंने एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी किया, तो जब ये लिखा तो यहाँ देखो 1 + 2 और 2 + 3, तो 2 जो है वो रिपीट हो रहा है ना। तो 2 बार थोड़ी लिखेंगे हम, तो एक ही बार लिखना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। तो हमने क्या किया, उसी 2 को माइनस कर दिया, और 2 का मतलब क्या होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, समझ, ठीक है। और अगर हम थोड़ी इसमें से कंडीशन लगाएं, ठीक है, अगर मान लो कंडीशन हमने 1 अप्लाई की कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, या फिर सीधे सीधे ऐसे लिख दिया ये, ठीक है। अगर ए जो बी का सबसेट है ना, तो क्या होगा, तो ये फॉर्मूले में क्या परिवर्तन आएगा। तो आप देख सकते हैं यार, जब ए बी का सबसेट हो गया मतलब बी के अंदर लाई करेगा ए, ठीक है, बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो बी के अंदर लाई करेगा ए। तो उस समय पे अगर अपन देखें तो ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू आएगा वो ए के बराबर ही हो जाएगा, ये बात हमने पहले ही बताई थी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए के बराबर, तो एन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो आंसर आएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो आएगा वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, क्लियर, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर लगाएं कि भाई दोनों के दोनों डिसजॉइंट हो जाए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 आ जाए, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से आप फार्मूला को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब 2 सेट के हिसाब से जो जो चीज़ें हम लिख सकते हैं, है ना, उन पे थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, ये पोर्शन में हटा देता हूँ। ठीक है भाई, अब 2 सेट से जो भी रिजल्ट अपन बना सकते हैं, है ना, उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट रिजल्ट तो ये हो गया, सेकंड रिजल्ट देखो, सेकंड रिजल्ट में हम जैसे कि जो लॉ पढ़ते हैं ना, एल्जेब्रिक लॉ, है ना, तो वो यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। तो 2 में कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है अपने पास, जैसे कि ए यूनियन बी अगर लिखा हुआ है तो हम उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं बी यूनियन ए, सेम ही चीज़ है ना, क्योंकि जो भी आंसर तुम्हारा ए यूनियन बी से आएगा वही ए यूनियन बी यूनियन ए से आ जाएगा, वो आप देख सकते हो, सेम रीज़न को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है,
ठीक है। और दूसरा तुम्हें अगर ऐसा लिखना है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी है तो हम उसको तुम बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो। ये दोनों हमारे कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर अपन देखें, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। उसमें कुछ है नहीं, वो नाम वाम से कुछ लेना देना नहीं है। होता क्या है वो अपन देख लेते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ठीक है, इसका होल बार, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट वगैरह लगा लेना, ए यूनियन बी इसका होल बार लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो जो बार है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ए बार बी बार आएगा और बीच में जो है वो ये फ्लिप होके इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे हम बताएंगे, ये देख सकते हैं आप इस सेट के थ्रू, ठीक है। ये हमने जो वेन डायग्राम बनाया है वहीं से देख सकते हैं। ए यूनियन बी में क्या आएगा 1 2 3, है ना। ए यूनियन बी में क्या रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3, और उसका हमने बार ले लिया, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ कौन बचा 4। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे ही हम राइट से भी वेरीफाई कर लेते हैं इसी के थ्रू। तो ए नॉट मतलब ए नहीं होना चाहिए, तो ए नहीं होना चाहिए तो 1 और 2 को छोड़ के क्या हो जाएगा 3 और 4। तो इसमें क्या आया भाई अपने पास 3, है ना, और 4, ये मिला। उसके बाद बी नहीं होना चाहिए, तो बी नहीं होना चाहिए मतलब 2 और 3 को छोड़ा, है ना। तो 2 और 3 को छोड़ने का बना कौन 1 और 4, तो 1 यहाँ पे आ गया और 4 यहाँ पे आ गया। बीच में लगा हुआ इंटरसेक्शन, तो हमें कॉमन रीजन चाहिए। कॉमन रीजन देखोगे तो वो 4 मिलेगा, है ना। तो इस तरफ का पूरा आंसर जो है वो 4 हो गया। समझ में आया। तो देख सकते हैं LHS बराबर RHS आ रहा है, मतलब ये रिजल्ट सही है। और इसी को हम बोल देते हैं, एक और बना सकते हो, एक कैसे, ये वाला भी बन जाएगा। ये तो हमारा यूनियन था, तो यहाँ हमने इंटरसेक्शन करके होल बार कर दिया, तो इसमें भी वही चेंज, पहले तो बार डिस्ट्रीब्यूट किया, ए बार बी बार, और यही इंटरसेक्शन का अब क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा, है ना। इसको भी तुम चाहो तो इसी के थ्रू वेरीफाई करके देख सकते हो। और इन दोनों को हम डी मॉर्गन्स लॉ से बताते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, तो यही होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये अभी काम आया, डी मॉर्गन्स लॉ सेट में तो है ही, और ये फिर जैसे कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट और सेट एक ही बातें हैं। जो चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं वो सारी की सारी मैथमेटिकल रीजनिंग में भी हमें यूज़फुल रहेंगी। हम वहाँ पे भी फिर से इनको रिकॉल कराएंगे, लेकिन अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे की चीज़ें भी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गए, आप इसको नोट करें पॉज करके, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ ही है ना, ये हमें बहुत बार काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। पहला, यहाँ पे जैसे अगर मान लो कोई पूछता है ए इंटरसेक्शन यू, है ना, यू जो वो यूनिवर्सल सेट है ना। तो कहने का मतलब क्या है ना, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है ना, उसमें बात कर रहे हैं। तो उसमें ये है सिंपल सा कि आप किसी भी ऑपरेशन को लगाते हुए क्या यहाँ पे यूज़ किया जाए जिससे कि वो स्वयं सेट ही आ जाए। तो अगर मान लो मैं यूनिवर्सल सेट के साथ में उसका इंटरसेक्शन करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि ए ही आएगा। यूनिवर्सल तो पूरा है, उसमें कहीं ए सेट पड़ा हुआ तो, और इंटरसेक्शन अगर आप करोगे तो वो स्वयं ए आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ए सेट का मैंने यूनियन करा किसके साथ, फाई के साथ में, मतलब नल सेट के साथ में, तो यूनियन करने में फिर से ये ए ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बनता है, आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब ये पता होना चाहिए, और ये हमें वहाँ पे MR में भी यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ। सेकंड पॉइंट में अगर अपन देखें तो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ देख लेते हैं। उसमें सारे के सारे जैसे ए ले लिया इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। तो ए है और ए नहीं है ना। तो ए होना और ए ना होने में जो इंटरसेक्शन आएगा वो तो फाई आएगा, ठीक है। दूसरा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो या तो ए है या फिर ए नहीं है। तो ये तो बहुत ही एकदम ट्रू बात हो गई, या तो ऐसा होगा या नहीं होगा, है ना, इसमें तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिवर्स, ठीक है। तो टोटल यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और अगर अपन देखें तो वही लास्ट ए कॉम्प्लीमेंट का
बी कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो वापस से ए आ जाएगा। तो ये हमारे सब कुछ कॉम्प्लीमेंट लॉज में काम आ जाते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो ये हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड में देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद अपन लिख लेते हैं आइडम पोटेंट। बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो अगर ए इंटरसेक्शन ए करते हो तो वो भी ए ही आने वाला है, ठीक है। ए यूनियन ए करोगे तो ये भी ए ही आने वाला है, कोई पूछेगा नहीं, बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, आइडम पोटेंट, ठीक है। तो ये सारे लॉज हैं, ठीक है, आइडम पोटेंट लॉ। चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हो गए अपने नोट में। अभी तक तो हमने 2 सेट्स के बारे में जानकारी ली, अब अपन चलेंगे आगे। 3 अगर सेट है ना, तो 3 वेन डायग्राम में 3 सर्कल बनाएंगे, तो उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें करनी है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लिख लेते हैं इसको एक बार।